नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर का वो दिन जिसका हर घंटा आतंकी हमलों और आतंक पर पलटवार से भरा रहा। जम्मू के सूरनकोट में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 5 बहादुर शहीद हो गए तो घाटी के बांदीपुरा और अनंतनाग में जवानों ने आतंकियों को मार गिराया। सबसे पहले देखिए आज पूरे दिन कैसे जम्मू कश्मीर की फिजा आतंक के खिलाफ जंग में सुलगती रही और फिर आपको बताएंगे कि आखिर आतंक की बदलती शक्ल के क्या चैलेंज हैं और क्या आतंकी एक नई दहशत को एक नए मॉडस ऑपरेंडी के जरिए अंजाम देना चाहते हैं। पहले दिन का घटनाक्रम और उसके बाद आतंकी ये नई मॉडस ऑपरेंडी क्या है। हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट और हर दिशा में आतंक से भीषण जंग। यही है जम्मू कश्मीर के काउंटर टेरर ऑपरेशंस में लेटेस्ट अपडेट। आतंक के खिलाफ इस जंग की पहली बड़ी तस्वीर सामने आई कश्मीर के बांदीपोरा से। बांदीपुरा के हाजिन में जवानों ने एक आतंकी को घेर लिया था। आतंकी ने गोलियां चलाई तो जवाबी फायर खोला गया और जब गोलीबारी थमी तो पता चला कि हाजिन में मारे गए आतंकी का नाम है इम्तियाज अहमद डार। इम्तियाज अहमद डार हाल ही में घाटी में हुई टारगेटेड किलिंग्स में शामिल था और इसका कनेक्शन लश्कर ए तोयबा के ऑफशूट TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट से था। हाजिन में इम्तियाज अहमद डार को उसके गुनाहों की सजा मिली तो अनंतनाग में एक और आतंकी का काम तमाम कर दिया गया। इम्तियाज अहमद पिछले 2 साल से लश्कर के साथ जुड़ा हुआ था और बांडीपुरा का अगर आप नाइद खाई इलाका की बात करें या फिर हाजिन वहां पे एक्टिव था। लेकिन पिछले 1 साल से जो बदली रणनीति थी लश्कर की, TRF के नाम पे जो है OGW नेटवर्क उसने तैयार किया था और यही OGW नेटवर्क जो है अभी टारगेटेड किलिंग्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्ट टाइम मिलिटेंट की अगर बात करें तो ये जो नई रणनीति है न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि घाटी के अलग अलग इलाकों में लश्कर ने जो है इंप्लीमेंट की है, जिसके तहत ऐसे मिलिटेंट जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड जो है सुरक्षा बलों के पास नहीं है। घाटी में आतंक की कमर तोड़ी गई लेकिन जम्मू में आतंक से लड़ने की कीमत शहादत से चुकाई गई। पुंछ का सूरनकोट में आर्मी की सर्च पार्टी को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इलाके में सर्च ऑपरेशन चल ही रहा था कि अचानक आतंकियों ने फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में आर्मी के एक JCO समेत 5 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने जिस तरह इस कायराना हमले को अंजाम दिया वो सीधा सिग्नल है कि ये आतंकी घुसपैठ कर आए थे और इनकी मंजिल थी कश्मीर। वो इलाका है जो पहाड़ी इलाका, पीर पंजाल की पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियों से होते हुए आतंकी घुसपैठ करके श्रीनगर में जाते हैं। वहाँ जो हालात को ख़राब करते हैं। ये वो इलाका है सूरकोट का, पीर की गली, उसके बाद मुगल रोड के रास्ते जो आतंकी घुसपैठ करते हैं। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है पुंछ के बालाकोट, शाहपुर किरनी, उस इलाके से जो जितनी भी घुसपैठ होती है वो सूरकोट इलाके से होते हुए मुगल रोड से, जो मुगल रोड वो जो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ती है शोपियाँ में, वहाँ सीधे शॉर्टकट रास्ते जो आतंकी वहां श्रीनगर में पहुंच जाते हैं। सूरनकोट में एक बड़ा कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन जारी है, यानी फौज ने सीधा संदेश दे दिया है जब तक सूरनकोट का एक एक गुनहगार अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाता तब तक जवान वापस नहीं लौटेंगे। सूरनकोट से भूपेंद्र के साथ श्रीनगर से अमीर फरीद, न्यूज नेशन। कश्मीर में अचानक तेज हुई आतंकी गतिविधियों के साथ ही बढ़ गई है आतंक से निपटने की चुनौतियां भी। जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स में इजाफा किया गया है वो आतंक के नए तरीकों, नई शक्ल का सबूत है। ऐसे आतंकी भले ही एक गुट के नाम पर हमलों को अंजाम दे रहे हों, लेकिन ये आतंकी किसी एक संगठित टेरर ग्रुप के नहीं होते हैं और यही सेना के लिए चिंता का सबब है। इन आतंकियों को सरहद पार से हैंडलर्स चलाते हैं। हैंडलर्स के संपर्क में इन आतंकियों को इस तरह रखा जाता है कि इन्हें ये नहीं पता होता कि टारगेटेड किलिंग करने वाला दूसरा आतंकी कौन है, कहां रहता है और किस टारगेट पर कब हमला करेगा।
ये बिल्कुल इंडिविजुअल सेल के तौर पर काम करते हैं। और क्यों सेना के लिए इस नई मोडस ऑपरेंडी से निपटना एक बड़ा चैलेंज है, इसको समझते हैं कट टू कट की एनालिसिस रिपोर्ट में। टारगेटेड किलिंग्स यानी टेरर एजेंडा के लिहाज से एक खास टारगेट को पहचानो, एक स्थानीय शख्स का ब्रेन वॉश कर उस तक हथियार पहुंचाओ और फिर जघन्य हत्या को अंजाम दो। यह है कश्मीर में आतंक का वो नया हथियार जिसने घाटी में एक बार फिर अमन पसंदों को फिक्रमंद कर दिया है। ऐसी टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम देने वाला एक आतंकी यानी इम्तियाज ढार अब ढेर कर दिया गया है। लेकिन इम्तियाज की मौत से इस नेटवर्क को बड़ा झटका लगेगा, इसको लेकर शक है। टारगेटेड किलिंग्स कैसे होती हैं? किस तरह हथियार तैयार किए जाते हैं और कौन है टारगेटेड किलिंग्स का मास्टरमाइंड? आज आतंक की इस नई साजिश का एक एक पन्ना आपके सामने रखेंगे और इस नए मॉडस ऑपरेंडी से जुड़े चैलेंजेस को भी आपको समझाएंगे। टारगेटेड किलिंग्स का चैलेंज, शेडो ग्रुप्स, द रेजिस्टेंस फ्रंट, लश्कर मुस्तफा, तहरीके उल मुजाहिदीन, ये कुछ ऐसे आतंकी संगठन हैं जो हाल ही में बनाए गए या फिर लंबे वक्त बाद दोबारा सक्रिय हुए। इनमें से एक यानी टीआरएफ टारगेटेड किलिंग्स की जिम्मेदारी ले चुका है। लेकिन ये टीआरएफ है क्या? कौन इसका सरगना है? ये वाकई कोई आतंकी गुट है या फिर सिर्फ इंटरनेट पर चलने वाला एक नाम? इसकी कोई खोज खबर नहीं है। यही है इन आतंकी संगठनों के आतंकियों से जुड़ा सबसे बड़ा चैलेंज, इनकी पहचान पता करना। ऐसे आतंकियों की कोई पहचान नहीं। जब तक वारदात को अंजाम न दिया जाए तब तक इनकी कोई हिस्ट्री या बैकग्राउंड भी नहीं होता। यानी ये पता ही नहीं चलता कि आखिर इन कथित संगठनों से कौन कौन जुड़ा है। कई मौकों पर संदिग्धों की लिस्ट में इनका नाम तक नहीं होता और न ही आसानी से पता चल पाता है कि इनके टारगेट क्या हैं, कौन है। जो ये लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंटरनेट वगैरह का और फेसबुक वगैरह का जो ये सहारे से ये पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर एक चेक रखना पड़ेगा। जिस तरीके से अमेरिका के अंदर होमलैंड सिक्योरिटी ये सारी चीज़ों के ऊपर चेक रखती है, जब तक हम अपने साइबर सेल्स वगैरह के साथ ये नहीं करेंगे तब तक ये कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। अब हिंदुस्तान को सारी चीज़ें जो हैं उसको बंद करके ये जो चीज़ है हमें इसके ऊपर करना है कार्रवाई, क्योंकि आज के दौर में इंटेलिजेंस जो है वो यही है कि हम जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं उनको किस तरीके से हम पहले ही पकड़ लें जब वो कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हो। टारगेटेड किलिंग्स का चैलेंज, ट्रैकिंग करना मुश्किल। माना जा रहा है कि टारगेटेड किलिंग करने वाले आतंकियों के नेटवर्क को स्लीपर सेल की तर्ज पर खड़ा किया गया है। स्लीपर सेल छोटे छोटे गुटों में बटी होती है। एक गुट को दूसरे गुट के बारे में पता नहीं होता। ठीक इसी तरह एक हैंडलर इन आतंकियों पर हुक्म चलाता है। ऐसे आतंकियों को दूसरे आतंकी या उनकी लोकेशन की कोई जानकारी नहीं होती। स्लीपर सेल में शामिल एक गुट को एक काम करना होता है। ठीक इसी तरह हैंडलर हर आतंकी को उसका टारगेट देता है, जिसे पूरा करने के बाद आतंकी का बड़ी साजिश से कोई सीधा संबंध नहीं रहता। जब ये आतंकी एक दूसरे से मिलते नहीं, एक दूसरे के बारे में कुछ जानते नहीं, तो फोन या चैटिंग के जरिए इनका कोई इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट नहीं मिलता। यानी फोन टैपिंग या फिर सर्विलांस के जरिए इनकी साजिशों का पता नहीं लगाया जा सकता। इस किस्म के आतंकी अधिकतर पब्लिक के बीच आम आदमी की तरह जिंदगी जीते हैं। इसी वजह से ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए इनकी जानकारी निकाल पाना आसान नहीं होता। टारगेटेड किलिंग्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले आतंकियों का एक ही मकसद होता है, एक को मारो, हजारों को डराओ। यही वजह है कि आम जनता के बीच सुरक्षित माहौल का भरोसा बनाए रखने के लिए आतंक की साजिश का सर जल्द से जल्द कुचलना होगा। जम्मू से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। तो घाटी में नफरत की दीवारें सिर्फ आतंक और आतंक परस्त ही नहीं खड़े कर रहे, बल्कि कई पार्टियां जो हैं, नेता जो हैं, उनकी जुबान से भी जहर उगल रहे हैं।
मीडिया में महबूबा मुफ्ती का एक ऐसा बयान आया जिसमें आर्यन खान का नाम लिया और मुसलमानों को विक्टिम दिखा दिया। एक केंद्रीय मंत्री के बेटे को सजा देकर एक मिसाल खड़ी करने की बजाय केंद्रीय एजेंसी 23 साल के एक नौजवान के पीछे पड़ी है क्योंकि वो अपने नाम के आगे खान लगाता है। ये था महबूबा मुफ्ती का वो ट्वीट जिसके हर एक हर्फ से मानो मजहबी एजेंडा की बू आ रही है। 23 साल का नौजवान और नाम के आगे खान, जिक्र आर्यन खान का था जिससे शायद महबूबा मुफ्ती की सियासत का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, लेकिन मुसलमानों के नाम पर वोट बैंक खड़े करने वाली महबूबा ने आर्यन खान के जरिए मुसलमानों को बेवजह पीड़ित दिखाने की कोशिश की। महबूबा को जो कहना था वो कह दिया, लेकिन जरूरी है मजहब के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाली महबूबा को सच का आईना दिखाया जाए। महबूबा की धरती यानी कश्मीर पर मारी गई सुपिंदर कौर सिख होने के बावजूद गरीब मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठाती थी, लेकिन उसका कत्ल कर दिया गया। श्रीनगर के कश्मीरी पंडित मक्खन बिंद्रू सालों से बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों तक दवाइयां पहुंचाते थे, लेकिन उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। स्कूल में पढ़ाने वाला हिंदू दीपक चंद कश्मीरी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहा था, उसका कट्टरपंथी आतंकियों ने कत्ल कर दिया। इनमें से कोई भी चेहरा मुसलमान नहीं था, इनकी कोई भी गलती नहीं थी, बावजूद इसके आतंक ने इन्हें निशाना बनाया। और महबूबा कहती है कि मुसलमान नाम होने, नाम के आगे खान होने की वजह से लोगों को परेशान किया जा रहा है। समझना मुश्किल नहीं, जिस तरह आतंकी कत्ल गारत कर कश्मीर के हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की खाई खड़ा करना चाहते हैं, ठीक वैसा ही एजेंडा महबूबा मुफ्ती का है। हिंदू मुसलमान का नाम लो और वोट का काम साधो। जो महबूबा मुफ्ती हमेशा तालिबान, पाकिस्तान, लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन की बात करती है, जो अलगाववादियों की बोली हमेशा महबूबा मुफ्ती बोलती है, जो महबूबा मुफ्ती हमेशा समाज में जहर घोलकर समाज को तोड़ने की कोशिश करती है, वो महबूबा मुफ्ती क्या जाने कि किसानों की क्या समस्याएं हैं, वो महबूबा मुफ्ती क्या जानती है कि आम लोगों की, मजदूरों की क्या समस्याएं हैं। महबूबा मुफ्ती का एक ही काम है, समाज में जहर घोलकर समाज को तोड़ना और साजिश करना। कश्मीर के हालात के लिए जितना जिम्मेदार पाकिस्तान है, उतना ही जिम्मेदार जिहाद के नाम पर कश्मीर में खून बहाने वाले आतंकी और नफरत भरी राजनीति करने वाले महबूबा मुफ्ती जैसे नेता। टीम न्यूज़ नेशन। और ये पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती ने मुसलमानों के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की हो, और मुसलमानों के नाम पर वोट साधने के लिए महबूबा कई मौकों पर हद पार कर चुकी है। 29 नवंबर 2020 को महबूबा ने कहा था कि भारत सरकार पाकिस्तान से क्या इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लाम मुल्क है। एक पुराने सियासी खानदान से ताल्लुक रखने वाली महबूबा को भलीभांति पता है कि भारत के इंटरनल और एक्सटर्नल नीति में मजहबी आधार पर फैसले नहीं लिए जाते, लेकिन घाटी में पाकिस्तान परस्तों के तुष्टीकरण के लिए महबूबा ने पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क के साथ भी इस्लाम का नाम जोड़ दिया। इसी तरह मार्च 2019 में महबूबा ने पूछा था कि क्या कश्मीर जैसे मुस्लिम बहुल प्रदेश को भारत सरकार साथ लेकर चलने के लिए तैयार है, ये जानते बूझते हुए कि कश्मीर की परिभाषा कभी भी मुस्लिम बहुल प्रदेश के तौर पर नहीं तय की गई थी। महबूबा ने फिर भी जबरन मुसलमान नाम का इस्तेमाल कर कश्मीर में अपनी सियासत चमकाने की नापाक कोशिश की। गुजरात के गांधीनगर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ। जिस बच्चे को लावारिस गौशाला के बाहर छोड़ दिया गया था, उसे छोड़ने वाले का पता चल गया है। पुलिस के मुताबिक बच्चे के पिता ने ही उसे लावारिस छोड़ा था। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जो साया बनकर हिफाजत भरने का दम भरता था, उसी ने मासूम से साजिश रच डाली। जिससे खून का रिश्ता है, उसी ने बच्चे की जिंदगी में जहर घोल दिया। फिर वो षड्यंत्रकारी पिता बच्चे को लावारिस छोड़कर फरार हो गया। गुजरात के गांधीनगर में जब गौशाला के बाहर बच्चा मिला तो लोगों का दिल पसीजने लगा। सोशल मीडिया पर बच्चे के माता पिता को ढूंढने की मुहिम चल पड़ी। तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि इस मासूम का पिता ही इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर बन चुका है। गांधीनगर पुलिस ने बड़ी होशियारी से न सिर्फ उसके पिता को ढूंढ निकाला, बल्कि उसके गुनाह की पूरी कुंडली खोल डाली। राजस्थान में हमारी टीम यहाँ से निकली
तो उसको वहाँ हमने फ़ोन के ऊपर काउंसलिंग शुरू किया और ये पता किया कि ये बच्चा है वो उसने छोड़ा है या नहीं छोड़ा है और ये बच्चा किसका है। उस फ़ोन के काउंसलिंग में ही उसके फादर के सामने सचिन ने कन्फेस कर लिया कि ये बच्चा उसने ड्रॉप किया है। लावारिस बच्चे को गोद लेने के लिए हजारों लाखों परिवार सामने आए। इस बीच उसके पिता पर भी सवाल उठे, जिसने इस फूल से बच्चे की जिंदगी धूल में मिला दी। गांधीनगर के इस सनसनीखेज केस में क्या हुआ, ये सुनिए। दरअसल बच्चे की मां के साथ आरोपी सचिन पिछले 2 साल से वडोदरा में रह रहा था, जबकि वो पहले से शादीशुदा था। बात कहीं खुल ना जाए इसीलिए पहले बच्चे की मां को मार डाला, फिर बच्चे को गौशाला के बाहर छोड़कर अपने परिवार को लेकर यूपी के कानपुर के लिए निकल गया। हैरानी की बात ये कि सचिन की पत्नी को भी अपने पति के अवैध संबंध के बारे में नहीं पता था। उसने ये रिवील किया कि उसका एक लेडी, मेहंदी नाम की लेडी के साथ उसका रिलेशनशिप था और मेहंदी के साथ उसको ये बच्चा हुआ था। और बच्चा होने के बाद ये लोग दोनों बड़ौदा में पिछले 2 महीने से एक फ्लैट में रहते थे। उस मैटर में इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा पूछताछ करी, उसको हमने ग्रिल किया, तब उसने इंट्रोगेशन में ही कन्फेस किया कि उसने मेहंदी का मर्डर किया है। पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद में एक शोरूम पर सचिन की मुलाकात मेहंदी के साथ हुई थी। दोनों में नजदीकियां बढ़ी तो वडोदरा किराए के मकान पर रहने लगे। नौकरी का ट्रांसफर भी वडोदरा करा लिया। सचिन हफ्ते के 5 दिन मेहंदी के साथ और बाकी 2 दिन अपने परिवार के साथ गुजारता, लेकिन एक न एक दिन सच सामने आना ही था। प्राइमरी ये पता चला है कि मर्डर करने के बाद उसने बच्चे को वहाँ बड़ौदा से अपनी गाड़ी में लिया और यहाँ पे गौशाला के पास उसको छोड़ा है। हमने उसको कल अरेस्ट किया था, आज उसको कोर्ट में पेश करके उसके रिमांड लिए गए, तो इस महीने की 14 तारीख तक हमको रिमांड मिले हैं। सचिन पुलिस की गिरफ्त में है। 4 दिन की रिमांड लेकर पुलिस मेहंदी के मर्डर से जुड़े दूसरे सबूत जुटाने में लगी है। बच्चे को फिलहाल बाल गृह भेज दिया गया है। पुलिस के सामने सवाल ये भी है कि बच्चे को परवरिश के लिए किसे सौंपा जाए। हालांकि बच्चे को अपनाने के लिए हजारों लोग सोशल मीडिया पर पुलिस से गुजारिश कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की वो खबरें जो जानना समझना आपके लिए जरूरी था। खबर कट टू कट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।